हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमने आपको मौर्योत्तर काल के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान की। अब हम आपको गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारियां देंगे। शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य से। चौथी सदी ईस्वी के प्रारंभ में भारत में कोई बड़ा संगठित राज्य अस्तित्व में नहीं था। यद्यपि कुषाण व शक शासकों का शासन चौथी सदी ईस्वी तक जारी रहा, लेकिन उनकी शक्ति काफी कमजोर हो गई थी। सातवाहन वंश जो था वो तृतीय सदी ईस्वी के मध्य से पहले ही समाप्त हो गया था। ऐसी स्थिति में गुप्त राजवंश का उदय हुआ। गुप्त वंश का आरंभिक राज यूपी और बिहार में था। गुप्त संभवतः वैश्य थे व कुषाणों के सामंत रहे थे। कुषाणों से प्राप्त सैन्य तकनीक व वैवाहिक संबंधों ने गुप्त साम्राज्य के प्रसार व सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुप्त साम्राज्य की जानकारी देने वाले इतिहास के स्रोतों के विषय में बात करते हैं, जिनमें साहित्यिक स्रोत में वायु पुराण, विशाखा दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम जिससे रामगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है, कालिदास के ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि से भी हमें गुप्त काल के विषय में जान प्राप्त होती है। शूद्रक का मृच्छ कटिकम, वात्स्यायन का काम सूत्र भी गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत के विषय में। हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से के बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से हुण आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार, चांदी के सिक्कों को रूपक, तांबे के सिक्कों को माशक कहा जाता है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी देने वाले विदेशी यात्रियों के विवरण के विषय में, जिनमें फाहियान और हिनसांग प्रमुख थे। फाहियान जो था एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और उसने मध्य देश का वर्णन किया है। वहीं ह्वेनसांग ने कुमार गुप्त प्रथम, बुद्ध गुप्त, नरसिंह, बालादित्य आदि गुप्त शासकों का वर्णन किया है। इसके विवरण से पता चलता है कि कुमार गुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना कराई थी। गुप्तकालीन मंदिरों में तिगवा का विष्णु मंदिर जो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, भूमरा का शिव मंदिर जो सतना मध्य प्रदेश में स्थित है, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर जो पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है, भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर यूपी में स्थित है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर ये भी यूपी में स्थित है। गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर हैं। अब बात करते हैं गुप्त काल के प्रमुख शासकों के विषय में। प्रथम शासक श्री गुप्त। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। इसके संस्थापक श्री गुप्त थे, जिसका कालक्रम 240 से 280 ईस्वी रहा है। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की, जो कि सामंतों की उपाधि है। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, जिसका कालक्रम 280 से 320 ईस्वी हुआ। गुप्तों का राजनीतिक इतिहास जो है वो घटोत्कच से ही माना जाता है। अब बात करते हैं साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में, जिसका कालक्रम 319 से 350 ईस्वी है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट या फिर कहें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। की राज्याभिषेक की तिथि 319 ईस्वी से गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है, जो कि गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा। गुप्त व शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर है, क्योंकि गुप्त संवत जो था वो 319 ईस्वी में जारी किया गया और शक संवत 78 ईस्वी में जारी किया गया। चंद्रगुप्त ने इलाहाबाद तक राज्य विस्तार किया, जो पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की और लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर अपनी शक्ति बढ़ाई। लिच्छवी राजकुमारी से उसके विवाह की पुष्टि स्वर्ण सिक्के, जिसमें चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार की प्रचलित हैं, और दूसरा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। कुमार देवी से विवाह कर चंद्रगुप्त ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। स्वर्ण सिक्कों पर उसने अपना व कुमार देवी का नाम खुदवाया, लिच्छवया। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाकर चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया। बात करते हैं समुद्रगुप्त के विषय में, जिसका कालक्रम 350 से 375 ईस्वी रहा है। यह चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त व दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त की इस दिग्विजय की जानकारी के स्रोत में हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या इसे कहें इलाहाबाद प्रशस्ति के 7वें
श्लोक से इन विजयों का उल्लेख मिलता है। इसमें समुद्रगुप्त को महान विजेता, संपूर्ण पृथ्वी की विजय करने वाला बताया है। अशोक निर्मित यह स्तंभ कौशाम्बी में था, जिसे अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित। प्रयाग प्रशस्ति में ही सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। इस स्तंभ पर उल्लेखित हैं अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल और जहांगीर के विषय। एरन स्तंभ लेख, गया ताम्रफलक, नालंदा ताम्रफलक। एरन स्तंभ लेख जो है वो एमपी के सागर जिले में स्थित एरन से प्राप्त हुआ है। इसमें समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजाओं से भी बढ़कर दानी माना है। इसमें उसकी पत्नी का नाम दत्त देवी अंकित है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की मुद्राओं के विषय में, जिसमें गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार और वीणा वादन प्रकार मुद्राएं शामिल हैं। गरुड़ प्रकार मुद्राएं जो है वो नागवंशी राजाओं पर विजय का साक्ष्य हैं। समुद्रगुप्त को सैकड़ों युद्ध जीतने वाला बताया गया है। इस मुद्रा के पृष्ठभाग में हासनासीन देवी के साथ पराक्रम शब्द अंकित मिलता है। धनुधारी प्रकार मुद्रा में सिंह वाहिनी देवी के साथ उसकी उपाधि अप्रतिरथ अंकित है। मुद्रा के मुख भाग पर राजा धनुष बाण लिए खड़ा है। परशु प्रकार की मुद्रा पर राजा परशु धारण किए हुए हैं व उसकी उपाधि कृतांत यम परशु अंकित। अश्वमेध प्रकार मुद्रा पर अश्वमेध यज्ञों का प्रमाण मिलता है। पर राजा धीराज पृथ्वी को जीतकर तथा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्ग लोक की विजय करता है, उत्कीर्ण है। व्याघ्र हनन प्रकार मुद्रा में समुद्रगुप्त को व्याघ्र का आखेट करते हुए दिखाया गया है। पृष्ठभाग पर मकर वाहिनी गंगा तथा राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। वीणा वादन प्रकार मुद्रा के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण देती है। समुद्रगुप्त को इसमें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के विषय में। समुद्रगुप्त ने पराक्रम, प्रतिरथ, कृतांत, राजाधिराज, अश्वमेध कर्ता, विक्रमंग, परम भागवत इत्यादि उपाधियां धारण की। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। उसे कविराज भी कहा जाता था। यह विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। राजगद्दी पर बैठते ही दिग्विजय की योजना समुद्रगुप्त बनाई, जिसमें आर्यवर्त का प्रथम व द्वितीय विजय अभियान तथा दक्षिणापथ की विजय एवं आठविक राज्यों की विजय उसकी प्रमुख सैन्य अभियान थे। पहले समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत की 3 शक्तियों को पराजित किया, जिसमें अच्युत, नागसेन, कोतकुलस शामिल है। उसके बाद दक्षिणापथ के 12 राज्य कौशल, कोराल, कोट्टूर, कांची, कुस्थलपुर, महाकातार, पिष्टपुर, एरणपल, अवमुक्त, वेगी, पालक, देवराष्ट्रियों को पराजित किया। दक्षिणापथ विजय हेतु समुद्रगुप्त ने 3 नीतियां अपनाई: ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। ग्रहण अर्थात शत्रु पर अधिकार करना, मोक्ष अर्थात शत्रु को अधिकार करने के बाद मुक्त करना, और अनुग्रह यानी शत्रु को उसका राज्य वापस लौटाना। दक्षिणापथ अभियान के बाद आर्यवर्त का दूसरा युद्ध हुआ और उसमें इन राज्यों की विजय की, जिनमें रुद्रदेव, नागदत्त, चंद्रवर्मा, नागसेन, नंदी, गणपतिनाथ, बलवर्मा, अच्युत, मतिल आदि शामिल हैं। समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों को अपना सेवक बनाया। सीमावर्ती राज्य भी समुद्रगुप्त को सभी प्रकार के कर देते थे, जिनमें समतक, डवाक, कामरूप, कर्तृपुर और नेपाल इत्यादि शामिल। समुद्रगुप्त ने कुछ विदेशी राज्यों से भी संबंध स्थापित किए, जिनमें देवपुत्र, शानुशाही, शक, मुरुन और सिंघल थे। बात करते हैं समुद्रगुप्त की विजय नीतियों के विषय में, जिनमें राज्य प्रस्पोद्धरण की नीति, सर्वकर दानाज्ञाकरण की नीति, परिचारकीकृत नीति, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, कन्युपायन नीति। राज्य प्रस्पोद्धरण की नीति के अनुसार मगध के आसपास के राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने राज्य में मिलाना। सर्व कर दानाज्ञाकरण अर्थात यह नीति सीमांत क्षेत्रों के लिए थी। परिचारिकीकृत नीति आठविक जनजातीय राज्यों को सेवक बनाने की नीति थी। ग्रहण मोक्षानुग्रह जो दक्षिण भारत के 12 राजाओं के संघ को पराजित कर उन्हें पुनः उनके राज्य सौंप दिए गए। कन्योपायन की नीति के अनुसार विदेशियों को पराजित कर उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति थी। अश्वमेध यज्ञ के विषय में, अपनी विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। इससे पहले गुप्तों के पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने भी 2 अश्वमेध किए थे, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले वाली वीडियो में दी है। समुद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था।
कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपुताना, सिंध व गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत जो है इसमें सम्मिलित था। समुद्रगुप्त कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक भी था। व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ पराक्रमांक की उपाधियां उसने धारण की। बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया। ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली है। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक हुआ। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी रहा है। विशाखा दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा, लेकिन वह शकों से पराजित हो गया और अपनी पत्नी ध्रुव देने को तैयार हो गया। रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर रामगुप्त की विधवा से विवाह कर लिया। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े लोह स्तंभ पर खुदे अभिलेख जिस चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन है, उसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। उदयगिरी गुहा अभिलेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के वैवाहिक संबंध व साम्राज्य विस्तार की नीतियों के विषय में। नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह करके नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वहीं अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया तथा अपने पुत्र कुमार गुप्त प्रथम का विवाह कदम शासक काकुत्स्वर्मन की पुत्री से किया। वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप मध्य भारत स्थित वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी माल गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया, जिससे उसे पश्चिमी समुद्र तट मिल गया जो व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। इससे मालवा और उसका मुख्य नगर उज्जैन जो था समृद्ध हुआ। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया। प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय व शक शासकों के विषय में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। भारतीय अनुश्रुतियां उसे शकारी के रूप में भी संबोधित करती हैं। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र व उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव वीर सेन शैव धर्मानुयायी व सेनापति आम्रकार्दव बौद्ध अनुयायी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज व देवश्री हुए और उसने विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधियां धारण की। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कला व साहित्य के विषय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को कला व साहित्य के प्रति उसके अगाध अनुराग के कारण स्मरण किया जाता है। उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। इनमें महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, ज्योतिष, शपणक, अमर सिंह, कोशागार, शंकु वास्तुकार, वेताल भट्ट, घटकपर, वराह मिहिर, खगोल विज्ञानी व रुचि जैसे विद्वान थे। उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। फाहियान के यात्रा विवरण के विषय में कि मध्य देश जो था वो ब्राह्मणों का देश था। यहाँ के लोग सुखी और संपन्न थे। मृत्यु दंड का प्रचलन नहीं था, अपितु आर्थिक दंड का प्रचलन था। मध्य देश के लोग किसी जीव की हत्या नहीं करते थे, न ही तामसिक भोजन करते थे, लेकिन चंडाल इसमें अपवाद बताए गए हैं। क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। फाहियान ने पवित्र बौद्ध स्थानों की यात्राएं की। पाटलिपुत्र में अशोक का राजमहल देखा और उसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया। उसने नालंदा, राजगृह, बोधगया, वैशाली, श्रावस्ती व कपिल वस्तु की भी यात्राएं की। चीनी ग्रंथों में भारत को यिंतु कहा है। फाहियान चीन, मध्य एशिया, पेशावर के स्थल मार्ग से 399 में भारत आया और ताम्रलिप्ति, श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपों से होता हुआ समुद्री मार्ग से 414 ईस्वी में स्वदेश लौटा। गुप्त साम्राज्य के अगले शासक कुमार गुप्त प्रथम यानी महेंद्रादित्य के विषय में, जिसका कालक्रम 415 से 455 ईस्वी रहा है। किंतु कुमार गुप्त प्रथम से पूर्व ध्रुव देव गुप्त की पत्नी के पुत्र गोविंद गुप्त का नाम आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम रहा है। कुमार गुप्त की बिलसड़, मंदसौर, करम दंडा अभिलेख उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख में उसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन मिलता है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन था। कुमार की मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण है। कुमार की मुद्राओं से पता चलता है कि उसने भी अश्वमेध यज्ञ किया था।
कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र, अश्वमेध की उपाधियां धारण की। कुमार के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया। स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफल रहा। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। बात करते हैं स्कंदगुप्त के विषय में, जिसका कालक्रम 455 से 467 ईस्वी रहा है। यह कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी था। प्रथम हुण आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुआ। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण को विफल कर दिया। जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया है। अब बात करते हैं हुणों के विषय में। इनका राज्य फारस से खोतान तक था तथा राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी। प्रथम आक्रमण खुशनवाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के समय हुआ। तोरमार मिहिरकुल प्रसिद्ध हुण शासक हुए। मिहिरकुल को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला व मूर्ति भंजक कहा गया है। गिरनार पर्वत पर स्थित जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया। सांग नालंदा संघाराम बनवाने वाले शासकों में शक्रादित्य के नाम का उल्लेख किया है, जिससे स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संघाराम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के नए सिक्के चलाए। स्कंद के बाद पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय इत्यादि शासक हुए। बुधगुप्त ने नालंदा महाविहार को धन दान में दिया। वहीं नरसिंहगुप्त, बालादित्य जिसे कहते हैं, हुण नरेश मिहिरकुल को इन्होंने पराजित किया। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। गुप्तों का शासन वैसे तो 350 ईस्वी तक रहा, किंतु पतन होती शक्ति का कोई महत्व नहीं रह गया। तो हमने आज आपको गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों के विषय में संपूर्ण जानकारी दी है। अगली वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के प्रशासन, उसकी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था के विषय में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद।